हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके पर स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत लंबे समय कम से कम 15 या 16 दिन के बाद अब मिल रहे हैं। किसी कारणवश हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में आपको रोजाना वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिर से पॉलिटिकल साइंस पर। और आपको पता होगा, जो हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस को स्टार्टिंग किए हैं, उसमें से हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण तथा उसकी चुनौती जो थी उनको हम लोगों ने 4 लेक्चर में पूरी अच्छी प्रकार से 4 वीडियो में समझ चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, यही चैप्टर का क्वेश्चन आंसर क्या बनता है, आखिर लघु और दीर्घ क्वेश्चन आंसर क्या बनता है, उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग लघु का देखेंगे, उसका आंसर भी देखेंगे, और 2 क्वेश्चन हम लोग दीर्घ का देखेंगे, आखिर इस चैप्टर से दीर्घ पूछा क्या जाता है। देखिए, बात करें, अगर आप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो आपको चैप्टर में कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। तो इसलिए आप जाके पहले हमारा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उनके बाद आप क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज देखिए। ऐसे क्वेश्चन आंसर में आपको मेन में जो क्वेश्चन होता है उसी को बताएंगे। देखिए, आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है आपको डायरेक्ट अभी स्क्रीन पर शो होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन दीर्घ को हम सिर्फ यहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे। उनके बाद आपको इसका पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, वहां से जुड़िए। आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जितना भी हमारा चैनल संबंधित सूचना होगा या पीडीएफ होगा, जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। इसलिए आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम से जुड़िए और आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां आपको फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाते हैं तो जो चैनल का नाम है मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, इसको जाके टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहां जो ग्रुप मिलेगा उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको आसानी से वहां क्वेश्चन आंसर इसका मिलना स्टार्टिंग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला हमारा लघु क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5 हम लोग लघु क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। लघु क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल हम लोगों का आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था और इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग हमारा कितना में आया था, आपको पता होगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है और 1956 में क्या आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और राज्य पुनर्गठन आयोग किस लिए बनाया गया था, तो राज्यों का पुनर्गठन करना है, दोबारा से गठन करना। किस आधार पर, भाषा के आधार पर क्या करना था, राज्यों का पुनर्गठन करना था। और राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, और इसका प्रमुख सिफारिश यही था, क्या राज्यों का दोबारा से गठन हो और किस आधार पर हो, तो भाषा के आधार पर हो। आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है उसे आसानी से आप समझ सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन आपको पूरी अच्छी प्रकार से दे चुके हैं पहले। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, क्या सामाजिक व आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। देखिए, जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जिसको समझाने की बात नहीं रहेगी, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग वाला तो आप डायरेक्ट समझते हैं, पढ़ाए भी हैं। और बात करते हैं दूसरा सवाल, क्या सामाजिक व आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। देखिए, सामाजिक न्याय, आखिर समाज में क्या है, समानता अभी मिला है सबको, नहीं मिला, अमीर गरीबी हमको देखने मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय हो, समाज में हर एक व्यक्ति के पास क्या हो, बराबर संपत्ति हो, सब चीज बराबर हो, सभी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता जो होती है उन सभी चीज क्या हो, सभी व्यक्ति के पास बराबर हो। इसलिए कहा जाता है सामाजिक व आर्थिक न्याय में क्या अर्थ है, तो आपको लिखना है समाज के सभी वर्गों को क्या मिले, समानता मिले, उनकी मान मर्यादा सुरक्षित हो, तथा गरीबी व बेकारी जैसी जो दोष अवगुण है हमारे समाज में उसे क्या किया जाए, दूर किया जाए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिले, समानता मिले। हर क्षेत्र में समाज के सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का उनका मान मर्यादा क्यों उल्लंघन ना किया जाए। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, सामाजिक व आर्थिक न्याय। और आर्थिक न्याय क्या है, वही सामाजिक न्याय का ही एक सहगामी तत्व है। आखिर आर्थिक दृष्टिकोण से समाज में आप देख सकते हैं क्या अमीरी और गरीबी वाला मामला हर एक समाज में उपलब्ध है। आखिर उसमें भी हर एक गरीब जनता को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक न्याय। और आप नोट कर लीजिएगा जो स्क्रीन पर अभी आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में विविधता में एकता स्पष्ट कीजिए। तीसरा सवाल आता है, क्या भारत में विविधता में एकता को स्पष्ट कीजिए। विविधता में एकता का कहने का अर्थ यह है अनेकता में एकता। विविधता में एकता कहने का अर्थ क्या है, अनेकता में एकता। आप सभी जानते हैं क्या भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, समाज, नेशनल, भाषा, धर्म का देश है, लेकिन तब पर भी क्या है, भारत में एकजुटता है। किसी भी प्रकार का भारत में बात करें तो 5000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है। एक जाति का लोग नहीं रहता है, बालिक अनेक जातियों का लोग रहता है। आप जानते होंगे क्या भारत में
बहुत वर्षों से ही सभी प्रकार की जातियां क्या करती रहती आई है, लेकिन उस पर उसकी जीवन शैली भी अलग है, उसका धर्म आस्था भी अलग है, लेकिन उन सभी में भी एक जो देखा जाता है वो रहता है एकता। इसलिए कहा जाता है कि भारत में क्या है, विविधता में भी एकता है। एक उदाहरण से समझिए कि हमारी ये 5 उंगली है लेकिन हथेली एक ही है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, धर्म है, उनकी अपनी अपनी आस्था है, अपनी धर्म है, लेकिन जब भारतीयता की बात आती है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है भारत में विविधता में एकता है। आप इसको लिख सकते हैं जो आपका नोट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, चौथा सवाल कि संघ राज्यों व संघ शासित क्षेत्र में क्या अंतर है, जिसे आप लोग केंद्र शासित प्रदेश के नाम से ही जानते हैं, उसी को कहते हैं संघ शासित प्रदेश। समझिए क्या लिखना है आपको, क्या राज्य व संघ शासित क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर है। देखिए सवाल हम इसलिए लिख के देना है ताकि आप वहां ठीक प्रकार से लिखें। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए क्या राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र में क्या अंतर है, तो आपको क्या लिखना है, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या होता है, क्या भारत के राज्य की क्या होती है, भारत में जो राज्य सिंपल सा राज्य है उसका क्या होता है, अपना चुना हुआ सरकार होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश अर्थात संघ शासित क्षेत्र जो होता है उस पर डायरेक्ट केंद्र सरकार सीधे सीधे वहां पर क्या करता है, शासन होता है। जैसे कि भारत सरकार का सीधे उस राज्य में शासन होगा, किस राज्य में, जो राज्य संघ शासित अर्थात केंद्र शासित प्रदेश होगा। लेकिन अन्य सारा राज्य जो होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वह क्या होगा, वहां पर चुनी हुई सरकारें होंगी। आप कमेंट में आप हमें अवश्य ये बताइएगा क्या वर्तमान में भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा नियम अंतर लिखना है आपको, क्या सभी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा सभी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित विधायिका और सरकार है। निर्वाचित सभी राज्य, और दूसरा अंतर है कि सभी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली, इन दोनों जगहों पर क्या है, निर्वाचित सरकार है, लेकिन बाकी केंद्र शासित प्रदेश पर क्या है, सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासन होता है। याद रखिएगा क्या सभी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली में क्या है, निर्वाचित सरकार है, लेकिन अन्य सारा बाकी जो केंद्र शासित बसता है उन पर डायरेक्ट किसका शासन है, तो भारत सरकार का शासन है, अर्थात केंद्र सरकार का शासन है। राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र में अंतर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग शिमला समझौता, और शिमला समझौता आपको हम एक्सप्लेनेशन में पूरी अच्छी प्रकार से बताएं, तो एक बार आपको हम रीडिंग देंगे, आसानी से आप समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या दिसंबर 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। और आपको हम बता दें भारत पर जब भी पाकिस्तान वाला आक्रमण किया आज तक कभी नहीं जीता है, आने वाले दिन में भी नहीं जीतेगा। दिसंबर 1971 में क्या होता है, पाकिस्तान ने भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है, जिससे उसे करारी पराजय का मुंह देखना पड़ता है। 1971 में पाकिस्तान क्या करता है, भारत पर जब आक्रमण करता है तो पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हो जाता है। तब 1972 में क्या होता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन रहती है, तभी की इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान का राष्ट्रपति रहता है जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच एक समझौता होता है जिसे हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत यह तय हुआ था क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मामला होगा दोनों देश आपस में बैठकर समझाएगा, अन्य किसी तीसरे देश इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। आई होप आपको यह शिमला समझौता समझ में आ गया होगा। चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या दिसंबर 1971 में पाकिस्तान क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से हार जाता है। उनके बाद 1972 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था, जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों के बीच एक समझौता होता है जिसे हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। और इस समझौते में यह बात हुआ था कि दोनों देशों के बीच जो भी मामला आएगा उसे किस प्रकार से निपटारा किया जाएगा, तो अपने दोनों देश आपस में बैठकर निपटारा करेगा, किसी तीसरे देश का दखल अंदाजी नहीं करेगा। आपका लघु तरीका 5 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट हो गया, और आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, अन्यथा आपको पीडीएफ के लिए बता दें, वहां आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो लघु प्रश्न उत्तरीय आपका खत्म होता है। चलिए अब दीर्घ पर चलते हैं। दीर्घ का 2 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन ओनली एक्सप्लेनेशन होगा, आप आंसर के लिए बता ही दें, टेलीग्राम पे जाइए। सिंपल सा पहला सवाल आता है, राष्ट्र निर्माण का अर्थ बताइए। राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है, देश का निर्माण करना एक नए सिरे से। देखिए राष्ट्र निर्माण की जब बात आता है तो अगर दीर्घ आप बना रहे हैं तो उसमें पैराग्राफ छोड़ा जाएगा, किस प्रकार से लिखना है, सेम टू सेम आपको बढ़िया से वहां लिखा हुआ मिलेगा, एकदम कॉपी नोट्स मिलेगा। इसलिए आपको ठीक उसी प्रकार से नोट करना, जहां पैराग्राफ छोड़ा रहेगा, जहां कोमा, जहां फुल स्टॉप या
पूर्ण विराम रहेगा, ठीक उसी प्रकार से लिखना है। तो आपको हम सिर्फ आंसर बता देते हैं यहाँ क्या, राष्ट्र निर्माण का अर्थ बताइए अगर सवाल आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लिखना है क्या, कुछ लोग क्या कहता है राष्ट्र निर्माण को सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ देते हैं, राष्ट्र निर्माण को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ देते हैं और कहता है क्या इससे राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। परंतु आपका राष्ट्र निर्माण राजनीति से नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्र निर्माण सही मायने में करना है तो प्रत्येक राष्ट्रवासी अर्थात देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह ठान लेना चाहिए कि ना हम अन्याय करेंगे, ना हम अन्याय होने देंगे, तब राष्ट्र निर्माण की नींव, जो मजबूत नींव होती है, वह पड़ेगी। उसके बाद आपको फिर से पैराग्राफ चेंज करना है, आपको वहां लिखा हुआ ठीक उसी प्रकार से मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे, आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है क्या, इससे कई वर्षों तक, किससे, अगर व्यक्ति, राष्ट्र में जितने व्यक्ति रहते हैं, अगर मान ले कि ना हमें अन्याय सहना है ना हमें अन्याय करना है, तो इससे क्या होगा, राष्ट्र निर्माण की जो बुलंद इमारत की जो बुलंद पड़ेगी बहुत मजबूत होगी। अगर निजी तौर पर हम लोग बात करें, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, अगर निजी तौर पर बात करें तो राष्ट्र निर्माण में क्या हो जाए, युवाओं की प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। और उसका कारण यह है कि आज देश का विकास एवं राष्ट्र निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी भी देश के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है 5। पहला उद्योग धंधा, सैन्य क्षमता, कृषि, राजनीति। पहला आपका शिक्षा, दूसरा उद्योग धंधा, सैन्य क्षमता, कृषि एवं राजनीति। अगर ये पांचों क्षेत्र में यदि किसी देश में संपूर्ण शक्तियां व क्षमताओं से कार्य करना स्टार्ट कर दे तो उस देश का विकास को कोई नहीं रोक सकता है। और इन सभी क्षेत्र में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह बात सभी जानते हैं। उनके बाद फिर से पैराग्राफ आपको चेंज करना है। देखिए इस पैराग्राफ में क्या है, क्या अगर आप लोग अपने निजी तौर पर अगर देखिएगा तो अगर राष्ट्र निर्माण की बात आए तो उसमें सबसे पहले जो युवा है उनको आगे आना होगा, क्योंकि युवा आने से ही देश का विकास आगे आएगा। और 5 क्षेत्र जो है वर्तमान समय में शिक्षा, उद्योग धंधा, सैन्य क्षमता, कृषि एवं राजनीति, ये पांचों क्षेत्र में युवा अगर स्वतंत्र तरीके से अगर अपनी भागीदारी निभाएं तो देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। आगे देखते हैं, अगर स्वच्छंद की जगह युवा ऊर्जा का जो भी मिसयूज हो रहा है वह मिसयूज ना हो और युवा ऊर्जा स्वतंत्र होकर क्या हो, उसका स्वस्थ मार्गदर्शन किया जाए, तो वह हमारे जितने भी युवा हैं एक नए झंडे गाड़ देंगे, एक नए सिरे से देश के निर्माण के लिए झंडे गाड़ देंगे। और सही मायने में उसकी जोश को अगर सही दिशा में गति दिया जाए तो युवा शक्ति सफलता का क्या कर देंगे, झंडे गाड़ देंगे। और उस हर क्षेत्र में जहां उसका स्वास्थ्य का दोहन हो रहा है वह किसी भी क्षेत्र में अपना दोहन होने नहीं देंगे। अगर राष्ट्र निर्माण का अर्थ बताइए सवाल आएगा तो आपको इतना सारा लिखना है। सेकंड सवाल को लेते हैं, आपको बहुत ही सिंपल सवाल। सेकंड सवाल क्या है, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के सामने प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। यह सवाल को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, क्या अगस्त 1947 में स्वतंत्र भारत के समय प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो आपको हम बताए थे क्या स्वतंत्र भारत के समय प्रमुख चुनौतियां कौन कौन थी, तो 3 चुनौती आपको बताए थे। पहला था एकता अखंडता की चुनौती, दूसरा चुनौती था लोकतंत्र स्थापना करने की, तीसरा चुनौती था विकास की चुनौती। तो पहला चुनौती हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, आपको लिखना है ठीक इसी प्रकार से। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश भारत में 3 बड़ी बड़ी चुनौतियों को सामना करना पड़ा जो निम्नलिखित प्रकार से है, जिसमें से पहली चुनौती है एकता व अखंडता की चुनौती। भारत में आज़ादी और बंटवारे की सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती था एकता और अखंडता की। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो विभाजन किया गया था वह धार्मिक बहुसंख्यक आधार पर भारत का विभाजन किया था। तो उस स्थिति में सभी व्यक्ति को एकता का पाठ पढ़ाया जाना बहुत ही मुश्किल काम था और लोकतंत्र एकता जब तक नहीं होगी तब तक ठीक प्रकार से लोकतंत्र काम नहीं कर पाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के लोग रहता था और उनके बीच एकता अखंडता बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। और धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश के बंटवारे की मांग पैदा होने लगी और यह चुनौती अभी भी बनी हुई थी। दूसरा आता है पॉइंट क्या, लोकतंत्र स्थापना करने। 3 चुनौती लिखना आपका सही हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा 5 का 5 नंबर। तीसरा सवाल क्या है, लोकतंत्र स्थापना की चुनौती। देखिए बात करें दूसरी चुनौती, लोकतंत्र स्थापना की चुनौती इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्षों से क्या हो रहा था, 1947 से पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजाओं का शासन था, उनके बाद अंग्रेज शासन किया। तो व्यक्ति में एक ही बात
बात मन में बैठा हुआ था कि जो होता है राजा महाराजा होता है, राजा ही सरकार होता है, राजा ही भगवान होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, सरकारें बनती है, जनता की अधिकार दिया जाता है, जनता उन सभी किसी भी बातों को नहीं जानता था। और उस समय भारत में मात्र 12 से 15% ही साक्षर था और उस स्थिति में लोकतंत्र का मायना सभी व्यक्ति को बताना संभव नहीं था। और उतना बड़ा देश में मतदान कराने के लिए क्या करना था, मतगणना पत्र तैयार करना भी बड़ी मुश्किल वाला काम था। इसलिए कहा जाता है दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापना की चुनौती थी। तीसरी चुनौती आता है और सबसे अंतिम चुनौती विकास की चुनौती। आखिर विकास की चुनौती क्या था? तीसरी चुनौती आपका विकास करने की चुनौती था, क्योंकि अंग्रेजी शासन की वजह से भारत बहुत पिछड़ गया था। जो भारत का सोने का चिड़िया कहा जाता था वह पूरा लूटा जा चुका था। तो तीसरा चुनौती विकास करने का था। और बात करें विकास में तो आर्थिक रूप में देखा जाए तो भारत में आर्थिक रूप में असमानता है। इसलिए ठीक इस प्रकार का विकास करना था सरकार को, ताकि सभी व्यक्ति को, अमीर से अमीर, नीचे से नीचे तबके लोग, अत्यंत पिछड़ा लोग, अनुसूचित जाति लोग, सभी जाति के लोगों को ऊपर उठाया जाए। तो इस प्रकार से आपको ये भी सवाल, जो दूसरा सवाल था स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने क्या चुनौती थी, वो भी कंप्लीट होता है। और ये सवाल जो होता है, जो हमारा था, ये 7 सवाल, 2 लघु और 2 दीर्घ, इसको हम लोग ठीक अच्छी प्रकार से देख चुके हैं। नोट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़िए, अन्यथा चैनल का जो नाम है मैट्रिक इंटर कोचिंग सेंटर पीके, इसको जाके टेलीग्राम पर से कीजिए। चैनल का जो लोगो लगा हुआ है सक्सेस का, वही लोगो लगा हुआ मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कीजिए, आपको डायरेक्ट वहां पर इसका PDF मिल जाएगा, आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। देखिए संभावित प्रश्न उत्तर तो यही 7 प्रश्न उत्तर था। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कोई भी सवाल को आप नहीं छोड़िएगा, डायरेक्ट बना सकते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन देखना आपको बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा राष्ट्र निर्माण तथा उसकी चुनौतियां भी खत्म हो जाता है, उनके बाद सेकंड चैप्टर को हम लोग देखेंगे, पूरी अच्छी प्रकार से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब 4-5 वीडियो नहीं आएगा, 1 से 2 वीडियो में एक्सप्लेनेशन दूसरी चैप्टर का खत्म हो जाएगा। तीसरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और आने वाले दिनों में इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।